अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बलोचिस्तान का मुस्तकबिल सियासी क़यादत के हाथ में है और सियासी क़यादत को मसाइल का हल खुद निकालना होगा। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने गवादर एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया है, जिसके बाद पहली बैन अक़वामी गवादर एक्सपो का आज से आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सी पैक मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर है। मनसूबा आज हकीकत बन रहा है। ये मनसूबा नवाज शरीफ का विजन था, जो मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए चीनी सदर का तोहफा है। उन्होंने मजीद कहा कि गवादर एक्सपो हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। गवादर पोर्ट, फ्री जोन, ईस्ट वे, एक्सप्रेस वे और दीगर मनसूबे आज हकीकत हैं। तवानाई और दीगर मनसूबों के ज़रिए मुल्क में लोगों को रोज़गार फराम करेंगे। सी पैक और दीगर मनसूबे खित्ते में भी खुशहाली का सबब बनेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलोचिस्तान हुकूमत कोस्ट लाइन की तरक्की के लिए मनसूबा बंदी करे। मनसूबे पर वफाकी हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। इलाके की तरक्की बलोचिस्तान की हुकूमत और क़यादत की पहली जिम्मेदारी है। अगर आइंदा इलेक्शन में ये हुकूमत वापस आई तो ये मनसूबा भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान का मुस्तकबिल सूबे की क़यादत के हाथ में है। सियासी क़यादत को मसाइल का हल खुद निकालना होगा। बलोचिस्तान के लिए मैंने एक पैकेज का ऐलान किया था। सूबे के खसूसी पैकेज के लिए हम फंडिंग करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत और क़यादत मनसूबों पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेमो गेट केस की फाइल तलब करते हुए कहा कि हुसैन हक्कानी वापस वतन आकर केस का सामना करें। सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक केस की समाअत हुई और इस सिलसिले में चेयरमैन नादरा अदालत में पेश हुए। चेयरमैन नादरा ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला ज़ेर गौर है। अप्रैल के अवाइल तक सॉफ्टवेयर तैयार कर लेंगे। तजर्बाती बुनियादों पर फर्जी इलेक्शन में इस सहूलत का तजर्बा किया जा सकता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नादरा ने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है। असल मकसद तारिकीन वतन को वोट की सहूलत फराहम करना है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस सहूलत में माली हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो अदालत से वादा करके वापस नहीं आए। वो किधर हैं? हुसैन हक्कानी किधर हैं? क्या उन्हें भी वोट डालने की सहूलत मिलेगी? क्यों ना हुसैन हक्कानी को नोटिस देकर बुला लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि हुसैन हक्कानी वतन वापस आकर मेमो गेट का सामना करें। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में मेमो गेट केस की फाइल तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं बहुत खुशी हो रही है कि 3 माह तक पाकिस्तानी स्टंट मार्केट में दस्तयाब होगा। अगर कभी मुझे तकलीफ हुई और पाकिस्तानी स्टंट डाला गया तो खुशी होगी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। गैर मेयारी स्टंट अज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान ने स्टंट तैयार कर लिया है, ये खुशखबरी कब मिलेगी, जिस पर अदालत को बताया गया कि उम्मीद है कि जून 2018 तक पाकिस्तान अपना स्टंट बना लेगा। जिस पर दोबारा चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि स्टंट की कीमत क्या होगी, जिस पर डॉक्टर मुर्तज़ा ने कहा कि पाकिस्तानी स्टंट की कीमत 15,000 रुपये होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान में कुल 72 स्टंट कंपनीज को रजिस्टर्ड किया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी कोशिश है कि आम आदमी को सेहत से मुताल्लिक सस्ती और अच्छी सहूलियात मिलें। कोशिश करें कि जून से पहले स्टंट मार्केट में आ जाए। मालूम हुआ है कि 1 लाख वाला स्टंट 2 लाख में डाला जाता है। बहुत खुशी हो रही है। 3 माह तक हमारा स्टंट मार्केट में आ जाएगा। मुझे तकलीफ हुई और पाकिस्तानी स्टंट डाला गया तो खुशी होगी। देखते हैं हमारा स्टंट मार्केट में आने से क्या इनकलाब आता है। गरीब आदमी स्टंट की खरीदारी के लिए कहां से पैसे मांगता होगा। मरीज की मजबूरी से फ़ायदा उठाना इस्तेहसाल है। ये यकीन कैसे होगा जिस स्टंट की कीमत वसूल की गई वही डाला गया है। इस मामले का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मार्केट में 70,000 में दस्तयाब स्टंट 1,10,000 में डाला जाता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे रज़ाकार चाहिए जो अस्पतालों का विजिट करके रिपोर्ट दें। 4 से 5 लोगों को बेनकाब करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। मीडिया भी ऐसी चीज़ों को बेनकाब कर रहा है। अवामी मफाद के मामले में इधर उधर के चक्कर नहीं चलेंगे। एक मामले में ज़्यादा अथॉरिटीज़ बनाने से इख्तियारात ओवरलैप हो जाते हैं। किसी की कमज़ोरी और बीमारी का फ़ायदा उठाने की इजाज़त क़तई तौर पर नहीं देंगे। पंजाब की डिप्टी एडवोकेट जनरल आसिमा हामिद के पेश होने पर मुकालमा हुआ। आसिमा, आप आती हैं तो यूं लगता है लाहौर की नहर शहद और दूध से भर गई है। बस अवाम ने डबल रोटी खा के शहद खाना है। केस की आइंदा समाअत हफ्ते के रोज़ इस्लामाबाद में होगी। आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद के 5 निजी सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी करते हुए अस्पतालों से गुज़िश्ता 3 माह में डाले गए स्टंट्स की रिपोर्ट और कीमत का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर PIC लाहौर RIC के सरबराहान तलब कर लिए हैं।
सिविल सोसाइटी और अकलियतों के नुमाइंदे कहते हैं अकलियतों और माजूर अफराद के अदाद-ओ-शुमार फौरी तौर पर जारी किए जाएं। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी का स्पेशल पैकेज। हम आज बुनियादी तौर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसकी मजम्मत करने के लिए और उनसे मुतालबा करने के लिए कि पाकिस्तान में 19 साल के बाद जो मरदमशुमारी हुई उसके अदाद-ओ-शुमार उन्होंने जारी तो कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जो मिनॉरिटीज़ का डेटा है, अदाद-ओ-शुमार हैं, उसके रिज़ल्ट्स अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किए। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आखिर किस बात को छुपाया जा रहा है? हमें मालूम है कि जब इन्होंने ट्रांसजेंडर का डेटा जारी किया तो पूरे पाकिस्तान में 10,600 निकले जो कि बिल्कुल गलत थे, और जब बहुत ज़्यादा तनकीद की गई उसके ऊपर, उसकी मजम्मत की गई, तो ब्यूरो ने वो डेटा वापस ले लिया। हमें इस चीज़ का पूरा एहतमाल है कि गालबन जो पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें हैं उनका डेटे में भी उसी तरह की जो एक नॉन प्रोफेशनलिज्म उसका मुज़ाहरा किया गया है और डेटा नामुकम्मल है, उस वजह से इन्होंने उसको छुपाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन का अमल शुरू किया है और उस डीलिमिटेशन में एक बुनियादी चीज़ है, फार्मूला है, असूल है कि जो आबादियों की होमोजेनिटी है, यानी उनकी जो यकसानियत है, उसको मुतासर नहीं होना चाहिए जब डीलिमिटेशन हो, जब हल्का बंदी हो। अगर वो डेटा जो है वो डीलिमिटेशन करने वाले अफसरान के पास नहीं होगा तो हमें इस चीज़ का पूरा ख़तरा है कि मिनॉरिटीज़ की आबादियों को तकसीम किया जाएगा ताकि जिन इलाकों में उनकी मेजॉरिटी है वो भी अक़लियत में बदल जाए। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, मुजरमाना गफलत है और जो हुकूमत है उसने एक मिनॉरिटी का मिनिस्टर लगाया हुआ है और वो बिल्कुल अपना मुंह नहीं खोल रहा, ज़बान नहीं खोल रहा। तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर किया जाए, और अगर एक हफ्ते में उन्होंने ना इसका डेटा ऐलान किया तो हम इसी जगह बैठकर अलामती भूख हड़ताल शुरू करेंगे और पाकिस्तान के हर ज़िले में इसके बारे में मुजाहरे किए जाएंगे। आज यहाँ पे जमा होने का एक ही एजेंडा है और वो ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड नवाज़, इन्होंने जिस तरह से माजी में गैर मुसलमानों के साथ सलूक किया और अब उसका जो नज़र आ रहा है उनके अंदर दिल की साजिशें कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम जो है उनको उनके बराबर हकूक़ दिए जा सके। तकरीरों में बहुत बातें की जाती है, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि जब कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई है इन्होंने मुश्किलात के पहाड़ तोड़े हैं पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पर या माइनॉरिटीज़ पर। और अब आज जो हम मुतालबा लेके आए हैं उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो सेंसस हुई, जो मरदमशुमारी हुई, 17 साल सिविल सोसाइटी ने, बहुत सारी तंजीमों ने काविश की, कोशिश की, जद्दोजहद की कि पाकिस्तान की मरदमशुमारी हो सके। और अब जब तकरीबन 17-18 साल के बाद ये हुआ है, 19 साल के बाद, तो अब जो इन्होंने घिनौना खेल खेला है गैर मुस्लिम पाकिस्तानीज़ के साथ, वो ये है कि उन्होंने उनका मरदमशुमारी का डेटा नहीं पब्लिश किया, अनाउंस नहीं किया। और आज यहाँ पर तमाम मज़ाहिब जो यहाँ पे बसते हैं पाकिस्तान में, सब गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि जो घिनौनी साजिश की गई, और इसका मकसद हमें पता है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के गैर मुस्लिम की तादाद असम्बलीज़ में बढ़े, क्योंकि ये वही तादाद चलती है जो 98 के मरदमशुमारी के मुताबिक थी। और अफसोस की बात यह है, इतना बड़ा झूठ कि मुस्लिम पॉपुलेशन की तादाद तो बढ़ सकती है, मगर जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी यहाँ पे बसते हैं, क्या उन्होंने शादियाँ करना छोड़ दी? क्या उनकी औलाद नहीं हो रही? तो हम ये मुतालबा करते हैं कि उनके ट्रू सेंसस दिया जाए ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में उनकी नुमाइंदगी बराबर हो सके, क्योंकि कम से कम भी अब 16 सीट्स बनती हैं माइनॉरिटीज़ की नेशनल असम्बली में, और इसी के साथ साथ प्रोविंशियल असम्बली में सीट बढ़ेगी, और उनको ये डर है कि इनके नुमाइंदे जब आएंगे वो अपने हकूक़ की बात करेंगे। मुतालबा हमारा एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के मसीहों की, हिंदुओं की, पारसीज़ नाव यहाँ पे गैर मुस्लिम बसते हैं पाकिस्तान में, उनकी जो सेंसस है, उनका डाटा जो है वो एक हफ्ते के अंदर
अनाउंस करें। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत की। इस्तगासा के गवाह पहले गवाह शकील अंजुम का बयान कलमबंद कराया। शकील अंजुम एडिशनल डायरेक्टर नैब हैं। इस्तगासा के पहले गवाह शकील अंजुम ने कहा कि JIT का रिकॉर्ड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 10 अगस्त को खत लिखा, 15 अगस्त को दोबारा दरख्वास्त दी। गवाह शकील अंजुम ने कहा कि JIT की तस्दीक शुदा रिकॉर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2017 को कवरिंग लेटर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्यूम 1 से 10 तक की 3 कापियां दी। सुप्रीम कोर्ट से लिए गए रिकॉर्ड में से एक कापी IO लाहौर को दिया। गवाह ने कहा कि IO लाहौर के सामने पेश हुआ और अपना बयान कलमबंद करा दिया। दूसरे गवाह इकबाल हसन ने भी बयान कलमबंद करवा दिया। इकबाल हसन डिप्टी डायरेक्टर नैब लाहौर हैं। गवाह ने बताया कि बैंकिंग एक्सपर्ट जफर इकबाल ने बैंक क्रेडिट एंड इंक्लोजर रिपोर्ट 31 अगस्त को तैयार किया। बैंक क्रेडिट इंक्लोजर 4 सफात पर मुश्तमिल था। तफ्तीशी अफसर ने मेरे सामने रिकॉर्ड बंद किया। मैंने बंद किए गए रिकॉर्ड पर दस्तखत किए। तफ्तीशी अफसर ने मेरा बयान कलमबंद किया। इसहाक डार केस में इस्तगासा के तीसरे गवाह उमर दराज का बयान भी कलमबंद किया गया। नैब पुलिस स्टेशन लाहौर के इंचार्ज हैं। IO की हिदायत पर इसहाक डार के घर समन लेकर गया। इसहाक डार के गुलबर्ग लाहौर वाली रिहाइश गाह गया। वहां पर मौजूद कांस्टेबल ने कहा कि घर इसहाक डार का है, लेकिन इसहाक डार साहिब इस्लामाबाद रहते हैं। इस्तगासा के गवाह उमर दराज गोंदल ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल ने बताया कि इसहाक डार कभी कभार ही यहां आते हैं। पुलिस कांस्टेबल ने इसहाक डार के प्राइवेट सेक्रेटरी मंसूर रिजवी से फोन पर बात कराई। मंसूर ने भी यही बात दोहराई कि इसहाक डार इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। इसहाक डार के खिलाफ चौथे गवाह इश्तियाक अहमद ने अदालत में इसहाक डार का 1979 से 1993 तक का टैक्स रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। गवाह ने इसहाक डार का 2009 से 2016 तक का टैक्स रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया। चौथे गवाह मोहम्मद इश्तियाक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मोहम्मद इश्तियाक अहमद कमिश्नरान लैंड रेवेन्यू लाहौर के ऑफिसर हैं। चौथे गवाह इश्तियाक अहमद ने 1979 से 1993 तक और 2009 से 2016 तक का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि 1993 से 2009 की स्टेटमेंट कहाँ है। गवाह ने बताया कि इस दौरान आमदन कम थी। इसहाक डार के असासे किस वक्त बढ़े। इसहाक डार के खिलाफ नैब के अहम गवाह इश्तियाक अहमद ने अदालत को सब बता दिया। 1993 से 2009 के दरमियान इसहाक डार की दौलत में 91 गुना इजाफा हुआ। गवाह इश्तियाक अहमद ने अदालत को बताया कि वेल्थ रिकॉर्ड के मुताबिक जून 1993 में इसहाक डार की कुल दौलत 91,12,000 से जायद थी। जून 2000 से 2009 में इसहाक डार की तरफ से 83,16,78,000 से जायद दौलत जाहिर की गई। इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक जून 1993 में इसहाक डार की आमदन 7,29,000 से जायद थी। 2009 में इसहाक डार की आमद बढ़कर 4,64,62,000 से जायद थी। गवाह ने बताया कि इश्तियाक अहमद ने 1979 से 1993 तक और 2009 से 2016 का टैक्स रिकॉर्ड पेश किया। 1993 और 2009 के वेल्थ रिकॉर्ड का जायजा लेने से ये पता चला कि दौलत कई गुना बढ़ चुकी है। इसहाक डार के खिलाफ इस्तगासा के 5वें गवाह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज असगर हुसैन का बयान भी कलमबंद किया गया। हिजवेरी आर्गन ट्रांसप्लांट ट्रस्ट के डायरेक्टर्स की तफसीलात नैब को फराहम की। डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड की कापियां भी नैब को दी। इसहाक डार हिजवेरी आर्गन ट्रांसप्लांट ट्रस्ट के सदर थे। इसहाक डार के खिलाफ इस्तगासा के छठे गवाह जावर मंजूर का बयान कलमबंद किया गया। जावर मंजूर नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। गवाह ने बताया कि मेरे सामने इश्तियाक अहमद ने इसहाक डार का टैक्स रिकॉर्ड तफ्तीशी ऑफिसर को दिया। सईद अहमद खान, वासिफ हुसैन, कमर जमान और शेर दिल खान का बयान भी मेरी मौजूदगी में कलमबंद किया गया। शाहिद अजीज, मोहम्मद नईम, तारिक जावेद, अब्दुल रहमान गोंदल और फैसल शहजाद भी मेरी मौजूदगी में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर के सामने पेश हुए। इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। इस्तगासा के 28 में से 24 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए हैं। नैब ने मजीद 2 गवाहान को तलब करने की इजाजत मांग ली। नैब की दरख्वास्त में कहा गया कि दोनों ने इसहाक डार की कंपनियों से मुतालिक रिकॉर्ड जमा कराया था। अदालत ने गवाहान को पेश करने की इजाजत दे दी। इस्तगासा के गवाह इनामुर रहमान बीमारी के बायस आज बयान कलमबंद ना करा सके। बाकी गवाहान को कल पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली। समाअत आइंदा हफ्ते होगी, जबकि इससे कबल के समाअत के लिए 14 मार्च को मुकर्रर कर दिया गया था। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मकामी वकील अदनान इकबाल की जानिब से दायर की गई थी। तौहीन अदालत से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने की। दरख्वास्त में पैमला को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पनामा फैसले के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालतों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं।
نواز شریف اور مریم نواز نے کوٹ مومن جلسے اور پنجاب ہاؤس میں عدلیہ مخالف تقاریر کیں۔ نواز شریف اور مریم نواز کے خطابات اور بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، لہذا عدالت نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ سینٹ کے انتخابات 3 مارچ کو ہوں گے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی 4 فروری سے 6 فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے، جبکہ کاغذات کی جانچ پڑتال 9 فروری تک مکمل کر لی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ اور پنجاب سے 12 سینیٹرز، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 سینیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے 1 جنرل اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست پر انتخاب ہوگا، جبکہ سندھ اور پنجاب سے 7 جنرل، 2 ٹیکنوکریٹس، 2 خواتین اور 1 اقلیتی رکن کا انتخاب کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق فاٹا سے 4 نشستوں پر انتخاب ہوگا اور 4 جنرل نشستیں ہیں۔ 11 مارچ کو 104 میں سے سینٹ کے 52 ممبران ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، جن میں پنجاب اور سندھ سے 12، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 26 ممبران میں سے 18 سینیٹرز، مسلم لیگ نون کے 27 میں سے 9 سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے 2 اور فاٹا سے بھی 4 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے، جبکہ JUI فے کے 5 میں سے 3 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے 6 میں سے 5 سینیٹرز اور تحریک انصاف کا 7 میں سے 1 سینیٹر ریٹائر ہوگا، جبکہ مسلم لیگ کاف کے تمام سینیٹرز ریٹائر ہوں گے۔ MQM کے طاہر مشہدی، نسرین جلیل اور فروغ نسیم بھی ریٹائر ہونے والوں میں شامل ہیں، جبکہ اسحاق ڈار، نصرت صادق، کامران مائیکل، ذوالفقار کھوسا اور نثار میمن بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایبٹ آباد میں خیبر پختونخوا کے وزیر برائے ہائر ایجوکیشن کے بھائی کے گھر پر 11 سالہ ملازمہ بچی کی ہلاکت کے معاملے پر IG خیبر پختونخوا نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ واقعے کی تحقیقات سے قبل ہی خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے بچی کی ہلاکت پر وضاحتی بیان سامنے آ گیا۔ پولیس ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شعیب غنی کے گھر 11 سالہ مصباح اپنی بڑی بہن کے ہمراہ بطور گھریلو ملازمہ کام کرتی تھی۔ ترجمان کے مطابق بچی کی طبیعت 25 جنوری کو پھل کھانے کے بعد اچانک خراب ہو گئی اور اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جام بر نہیں ہو سکی۔ پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بچی کو سانس کی موروثی بیماری تھی، جس کا 4 سالہ بھائی بھی سانس کی بیماری سے فوت ہو چکا ہے۔ پولیس کے مطابق لواحقین کی جانب سے قانونی کارروائی کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی، جبکہ بچی کی میڈیکل رپورٹ موصول ہونے کے بعد تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما عارف الوی کہتے ہیں، ہماری درخواست پر سپریم کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ رہنما تحریک انصاف عارف الوی نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری درخواست پر سپریم کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے نادرا کے چیئرمین اور الیکشن کمیشن کو طلب کیا ہوا تھا۔ عدالت نے نادرا اور الیکشن سے آج رپورٹ طلب کی تھی کہ کیسے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ آج ہماری پیشی تھی جس میں نادرا کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سب کو بلایا ہوا تھا چیف جسٹس نے، اور چیف جسٹس نے جمعرات کو یا پچھلے بدھ کو جبکہ یہ کہا تھا کہ بھائی بین الاقوامی جو اوورسیز ہیں پاکستانی ان کے ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے۔ نادرا نے جب یہ کہا تھا کہ جی بڑا مشکل ہے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں منڈے تک کا وقت دے رہا ہوں، آپ پازیٹیو چیز اور کمٹمنٹ لے کر آئیے۔ اچھا، یہ پٹیشن پاکستان تحریک انصاف لے کر چل رہی ہے، اور پچھلے 4-5 سال میں ہم نے بڑی محنت کی ہے اور بہت کوشش کی ہے۔ پارلیمنٹری الیکٹورل ریفارمز کمیٹی کے اندر میں سب کمیٹی کا چیئرمین تھا جو اس کی ذمہ دار تھی۔ ہم نے ساری اسپیسیفکیشنز بنا کر دے دی، یونانیمسلی دی۔ اچھا، اس کے باوجود کسی وجہ سے فوڈ ٹریکنگ کے چکر میں یہ معاملہ ڈھیلا ہوتا چلا گیا، اور جو بل آیا اس کے اندر الیکشن کمیشن آرام سے بیٹھ کر سو گیا۔ تو ہم پھر سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ نے آج یہ پوچھا کہ ڈاکٹر عارف الوی، آپ جب اس میں الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں تھے تو آپ نے اس معاملے کا کیا کیا؟ تو میں نے ان کو آج تفصیلات بتائیں، اور تفصیلات کے اعتبار سے ان کو اطمینان ہوا کہ ہم وہاں بھی کوشش کرتے رہے، صرف کورٹ میں نہیں آئے ہیں، وہاں بھی کوشش کرتے رہے۔ اب جو اچھی خبر ہے اور بہت بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانی کے لیے، کہ نادرا نے آج کمٹمنٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو پریشر رکھا تھا پر 4 دن پہلے سے 4 دن پہلے سے جو پریشر رکھا تھا اس کے اوپر انہوں نے یہ کمٹمنٹ آج کیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ اس کام کو پورا کریں گے۔ عدالت نے جو پریشر رکھا تھا اس پر آج نادرا نے یقین دہانی کروائی ہے کہ 1 ماہ کے اندر سافٹ ویئر تیار کر لیں گے۔ اب 1 ماہ کے اندر یہ ادارے ڈیلیور کریں گے۔ اگر ان اداروں نے لیت اللال کیا تو سپریم کورٹ اس پر سخت ایکشن لے گی۔ فلپائن جیسا ملک اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دے رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف PTI کی درخواست غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دی۔
आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने जुमा के रोज दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ और अकबर एस बाबर के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला किया था। दलाइल में पीटीआई के वकील का मौकिफ था कि बैंक अकाउंट की तफसील हर किसी को नहीं दी जा सकती। ये तफसीलात सिर्फ मजाज इदारे को ही दी जा सकती है, जबकि इलेक्शन कमीशन तकनीकी तौर पर पीटीआई के खिलाफ पार्टी बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की दरख्वास्त दायर करने वाले अकबर एस बाबर के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी जमात की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक पूछगछ का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जुमा के रोज महफूज किए जाने वाले फैसले को आज सुनाते हुए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को गैर मौसर करार दिया है। मर्दान के नवाही इलाके खरकी में बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना खरकी खान मोहम्मद के मुताबिक बच्ची की उम्र 9 साल है और वो तीसरी जमात की तालिबा है। पुलिस के मुताबिक बच्ची स्कूल से आने के बाद घर के बाहर खड़ी थी कि मुलजिम ने इशारे से इसे बुलाया और गन्ने के खेत में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वरसा की शिकायत पर मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल मर्दान के गाँव गोजरगढ़ी के इलाके जंदरपार से लापता होने वाली 4 साला बच्ची आसमा की लाश रवां हफ्ते 15 जनवरी को खेतों से बरामद हुई थी। बादअज़ां होने वाले पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई, जबकि पुलिस ने तहकीकात के लिए इलाके के तमाम अफराद का डाटा हासिल कर लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आसमा की मर्दान में वाक़ रिहाइशगाह का दौरा किया था और मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी भी कराई थी। काबुल में मिलिट्री अकेडमी पर हमले में 5 फौजी हलाक और 10 जख्मी हो गए। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि दारुल हुकूमत काबुल में मार्शल फहीम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर 5 अस्करियत पसंदों ने सुबह सवेरे हमला कर दिया। तर्जुमान दौलत वजीरी के मुताबिक पहले हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके बाद दीगर हमलावरों ने फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ताहम कोई भी हमलावर अकेडमी के पहले गेट से आगे नहीं जा सका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले का फौरी और मौसर जवाब देते हुए 4 हमलावरों को हलाक किया और 1 को गिरफ्तार कर लिया। मार्शल फहीम डिफेंस यूनिवर्सिटी अफगानिस्तान की मरकजी मिलिट्री अकेडमी है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में भी एक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी डिफेंस यूनिवर्सिटी के कैडेट्स की बस से टकरा दी थी, जिसके नतीजे में 15 अफराद हलाक हो गए थे। अमरीकी रियासत के शहर पिट्सबर्ग में फायरिंग से 4 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। पेंसिल्वानिया में गाड़ियों की सर्विस स्टेशन पर 28 साला मुलजिम ने फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। हलाक होने वालों में 3 मर्द और 1 लड़की शामिल है, जिनमें 2 सगे बहन भाई भी शामिल थे। हलाक शुदगान के खानदान ने बताया है कि फायरिंग का वाकया घरेलू तनाज़े का शाखसाना है। पुलिस ने बताया कि वाकये में हमलावर खुद भी शदीद जख्मी हुआ। हमलावर ने सेमी ऑटोमेटिक राइफल और पिस्तौल से सर्विस स्टेशन पर मौजूद अफराद को फायरिंग का निशाना बनाया। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी, जबकि सुबह के औकात में पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.